रामगढ़ गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। उस हवेली में रहती थी शकुंतला देवी, उनके दो बेटे, दोनों बहुएं और उनके बच्चे। घर हमेशा लोगों की आवाजों से भरा रहता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उनके छोटे बेटे अर्जुन की अचानक मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद जैसे हवेली की खुशियां भी कम हो गई थी। अर्जुन की पत्नी मीरा और उनकी बेटी आशी उसी हवेली में रहती थी, लेकिन शकुंतला देवी का झुकाव हमेशा बड़े बेटे राघव और उसकी पत्नी कमला की तरफ रहता था। एक शाम हवेली में बैठकर राघव और कमला बात कर रहे थे। माँ, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। आशी अब बड़ी हो रही है अम्मा। उसकी पढ़ाई, कपड़े और बाकी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। और आखिर कब तक हम इन दोनों का खर्च उठाते रहेंगे? हाँ बेटा, तुम लोग भी गलत नहीं कह रहे हो। अर्जुन के जाने के बाद उनका सहारा भी तो चला गया। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है ना माँ, वही उनके लिए ठीक रहेगी। आप क्या कहते हैं जी? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगली सुबह शकुंतला देवी मीरा के कमरे में पहुंची। आशी बैठे पढ़ रही थी। बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी माँ जी, कहिए। अब हमें आशी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। लड़की की उम्र बढ़ रही है बेटा। आशी ने किताब से नजर उठाई। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। मीरा ने हैरानी से पूछा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आशी डॉक्टर बनना चाहती है। यही उसके पिता का भी सपना था। सपने देखने में पैसे नहीं लगते बहू, लेकिन उन्हें पूरा करने में लगते हैं। इतने में राघव और कमला भी कमरे में आ गए। राघव ने साफ शब्दों में कहा, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। पीछे की झोपड़ी तुम्हारे लिए काफी है मीरा। ताऊ जी, ताई जी, दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये घर जितना आपका है उतना ही मेरे बाबा का भी था। कमला हंस पड़ी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो आशी। घर था, है नहीं। जब भाई ही नहीं रहा तो घर कैसा? मीरा ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। चलो बेटा, जिस घर में अपनेपन के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां रहना ठीक भी नहीं। दोनों एक छोटे से बैग के साथ हवेली छोड़कर निकल गए। झोपड़ी हवेली से काफी दूर थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खाट और जगह जगह पानी टपकता हुआ छत। आशी ने चारों तरफ देखकर बोला, माँ, क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? मीरा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आशी बेटा, घर छोटा हो सकता है, लेकिन इज्जत छोटी नहीं होनी चाहिए। माँ, ये तो नाइंसाफी हुई ना। वो घर जितना उनका है उतना ही हमारा है। इसमें इज्जत छोटी होने की बात कहाँ है? बेटी, घर भले ही हमारा हो, लेकिन अब घर वाले हमारे नहीं रहे। और ऐसी जगह हम जबरदस्ती कैसे रहें बेटी? तू ही बता। माँ, बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखो ना माँ, सबका रवैया हमारी तरफ किस कदर बदल गया। नहीं बेटा, रो मत। शायद उन लोगों ने हमें कभी अपना ही नहीं समझा। वैसे भी माँ का झुकाव हमेशा कमला भाभी की तरफ ही रहा था। हम ऐसे घर में और इन परिस्थितियों में कैसे रहेंगे माँ? और मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर पाऊंगी? बेटा, परेशान मत हो, धैर्य रखो। जब ऊपर वाले ने परेशानियां दी हैं, तो उसका हल भी दे देगा। बस हमें धैर्य रखना होगा बेटा। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। आशी देर तक अपने पिता की तस्वीर देखती रही। पापा, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। अगले दिन गांव की कुछ औरतें झोपड़ी के पास आई। मीरा, हमें सब पता चल गया है, तो चिंता मत कर, गांव वाले तेरे साथ हैं।
वैसे भी तेरी सास तो पहले से ही कमला के ही गुण गाती थी, अब तो उसे जैसे मौका ही मिल गया। किस कदर कठोर दिल के हैं वो लोग। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर स्कूल में आशी की सहेली काव्या उससे मिली। आशी, तो पढ़ाई तो नहीं छोड़ेगी ना? पता नहीं काव्या, घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तू तो जानती है ना हमारे साथ क्या हुआ। हालात कभी किसी से पूछकर नहीं आते आशी, लेकिन अपने सपने छोड़ना भी कोई हल नहीं होता। तुझे धैर्य रखना होगा, मैं तेरे साथ हूँ। काव्या की बातें सुनकर उस दिन पहली बार आशी के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। कुछ दिनों बाद मीरा की पुरानी सहेली सरला उनसे मिलने आई। मीरा झोपड़ी के बाहर बैठी चिंतित थी। मीरा तो कैसी है? क्या हुआ मीरा? बहुत परेशान लग रही है। मीरा की आंखें भर आई। समझ नहीं आता सरला, आशी की पढ़ाई कैसे चलेगी। घर का खर्च भी मुश्किल से निकल रहा है। सरला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मीरा, गांव के दूसरे छोर पर जमुना अम्मा रहते हैं। उम्र बहुत हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उन्हें खाना बनाने वाली और घर संभालने वाली किसी औरत की जरूरत है। मीरा तुरंत उठ बैठी। क्या सच में सरला? अगर काम मिल जाए तो मैं अभी तैयार हूँ। तो कल सुबह तैयार रहना, हम साथ में चलेंगे, ठीक है? अगले दिन मीरा सरला के साथ जमुना अम्मा के घर पहुंची। जमुना अम्मा कमजोर जरूर थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। जमुना अम्मा, ये मीरा है। आपने काम का पूछा था ना, तो मैं इसे ले आई हूँ। आज से ये आपका ध्यान रखेगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मेरी कमजोरी की वजह से न मैं कुछ बना पाती हूँ, न ध्यान रख पाती हूँ। मेरा नाती कुछ दिनों से सिर्फ बाहर का खा खा कर उसकी तबीयत बिगड़ रही है। आप परेशान मत होइए माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, आपका पूरा ध्यान रखूंगी। कुछ ही दिनों में मीरा ने अपने व्यवहार और मेहनत से उनका दिल जीत लिया। वो समय पर खाना बनाती, घर साफ रखती और उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखती। एक दिन जमुना अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। मजबूत नहीं अम्मा, बस मजबूरी ने जीना सिखा दिया है। मीरा की आंखें नम हो गईं। महीने गुजरते गए। धीरे धीरे जमुना अम्मा की तबीयत सुधरने लगी। एक शाम उन्होंने मीरा और आशी को अपने पास बुलाया। बेटी, मैं कई दिनों से तुम दोनों को देख रही हूँ। मेहनत करने में तुम दोनों कभी पीछे नहीं हटती। माँ जी, मेहनत के अलावा हमारे पास और है भी क्या? जमुना अम्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये लो बेटा, ये मेरे पास कुछ बचत पैसे पड़े हुए थे। मीरा चौंक गई। नहीं अम्मा, हम ये पैसे नहीं ले सकते। उधार समझ कर रख लो बेटा। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा नाश्ते का ठेला शुरू करो। लेकिन माँ जी, मुझे तुम दोनों की मेहनत पर पूरा भरोसा है। मीरा और आशी देर तक जागते रहे। उनके सामने पहली बार भविष्य की एक नई उम्मीद खड़ी थी। अगली सुबह मीरा और आशी बहुत जल्दी उठ गई। दोनों के मन में उत्साह भी था और डर भी। जमुना अम्मा के दिए हुए पैसों से उन्होंने एक छोटा सा ठेला खरीदा। बस स्टैंड के पास एक खाली जगह थी, जहां सुबह शाम काफी भीड़ रहती थी। मीरा ने घर पर समोसे और आलू के पकोड़े तैयार किए। आशी ने अपने हाथ से एक छोटा सा बोर्ड बनाया, माँ बेटी नाश्ता केंद्र। पहले दिन दोनों बहुत घबराई हुई थी। घंटों बीत गए, लेकिन बहुत कम ग्राहक आए। शाम को जब हिसाब किया तो कमाई बहुत कम हुई थी। मीरा का चेहरा उतर गया। मीरा बोली, शायद हमने गलती कर दी बेटा। आशी मुस्कुराई। आशी बोली, माँ, पहले दिन ही हार मान लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगले दिन उन्होंने और मेहनत की। इस बार समोसों के साथ चाय भी बनाई गई।
तीसरे दिन कुछ कॉलेज के छात्र वहां रुक गए। उन्होंने समोसे खाए और बहुत तारीफ की। एक छात्र बोला, वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे हमने पहले कभी नहीं खाए। दूसरा छात्र बोला, हाँ यार, कल से हम अपने दोस्तों को भी यहाँ लाएंगे। धीरे धीरे लोगों को उनके स्वाद की आदत पड़ने लगी। कुछ ही हफ्तों में उनका ठेला बस स्टैंड की पहचान बन गया। लेकिन उधर हवेली में ये बात राघव और कमला तक भी पहुंच गई। एक दिन दोनों वहां पहुंचे। कमला हंसते हुए बोली, अरे वाह, हवेली की बहू अब ठेला चला रही है। राघव बोला, लगता है हालात ने असली जगह दिखा दी। आसपास खड़े लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन इस बार मीरा चुप नहीं रही। मीरा मुस्कुराकर बोली, मेहनत करने में कभी कोई शर्म नहीं होती दीदी। आशी आत्मविश्वास से बोली, और यही मेहनत एक दिन हमारी पहचान बनेगी। कमला का चेहरा उतर गया। राघव और कमला वहां से गुस्से में चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी मीरा और आशी के चेहरे पर आत्मविश्वास बना रहा। मीरा ने आशी की तरफ देखा। मीरा बोली, बेटा, लोगों की बातें सुनकर कभी अपना रास्ता मत बदलना। आशी मुस्कुराई। आशी बोली, माँ, अब हमें सिर्फ आगे देखना है। दिन गुजरते गए। ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। अब लोग सिर्फ समोसे ही नहीं बल्कि चाय और पकोड़ों के लिए भी आने लगे थे। एक सुबह एक बुजुर्ग यात्री बस का इंतजार कर रहा था। उसने चाय पी और समोसा खाया, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों के बाद खाया है। मीरा ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद बाबा। उस दिन के बाद वो बुजुर्ग जहाँ भी जाता उनके ठेले की तारीफ करता। धीरे धीरे दूर के गांव से भी लोग आने लगे। एक शाम आशी हिसाब लिख रही थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। आशी बोली, माँ देख तो, इस महीने की कमाई पिछले महीने से दुगनी है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मीरा बोली, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है बेटा। कुछ महीनों बाद ठेले पर इतनी भीड़ होने लगी कि लोगों को खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन एक ग्राहक बोला, आप लोग एक दुकान क्यों नहीं खोल लेते? दूसरा ग्राहक बोला, सही कह रहे हैं भैया, ये खाना तो किसी बड़े होटल से कम नहीं है। उस रात मीरा और आशी देर तक बैठकर बातें करती रहीं। आशी बेटा, क्या हमें सच में एक दुकान खोलनी चाहिए? माँ, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। पुराना ठेला अब दुकान में बदल चुका था। दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया, माँ बेटी भोजनालय। उद्घाटन के दिन गांव के कई लोग वहां पहुंचे। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन हवेली में ये खबर सुनकर राघव और कमला का गुस्सा बढ़ गया। इतनी जल्दी दुकान भी खोल ली? ठेले की बात अलग है, दुकान खोलनी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ज्यादा दिन नहीं चलेगी वो। दुकान खुलने के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। अब वहां नाश्ते के साथ साथ खाना भी मिलने लगा था। मीरा के हाथ का स्वाद लोगों के दिल जीत रहा था और आशी अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान संभालने में भी माँ की मदद कर रही थी। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदल गए और महीने वर्ष में। एक समय था जब मीरा और आशी बस स्टैंड पर एक छोटे से ठेले से अपनी जिंदगी चला रही थी और आज उनका माँ बेटी भोजनालय पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। अब वो सिर्फ एक छोटी दुकान नहीं रही थी, वो एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुकी थी। रेस्टोरेंट के बाहर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आशी ने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। दिन में कॉलेज, रात में पढ़ाई और छुट्टियों में रेस्टोरेंट में माँ की मदद। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और अब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। जिस दिन आशी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मीरा खुशी से रो पड़ी। मीरा बोली, आज अगर तुम्हारे पापा होते तो वो कितना खुश होते और तुम पर कितना गर्व महसूस करते बेटा। आशी की आंखें भी नम हो गईं। आशी बोली, माँ,
ये सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की जीप है। अब आशी सिर्फ आशी नहीं बल्कि डॉक्टर आशी बन चुकी थी। उधर दूसरी तरफ राघव की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसकी दुकान का कारोबार लगातार कम होता जा रहा था। गांव में नए व्यापारी आ गए थे और कई ग्राहक दूसरी दुकानों की तरफ चले गए थे। एक शाम राघव अपनी दुकान में अकेला बैठा था। दुकान लगभग खाली थी। कमला चिंता से बोली, आज भी इतने कम ग्राहक आए हैं जी। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है। जितनी कमाई पहले एक दिन में होती थी, अब उतनी पूरी हफ्ते में भी नहीं होती। उसे पहली बार अपने पुराने शब्द याद आने लगे। वही ताने, वही अपमान जो उसने मीरा और आशी के लिए दिए थे। कुछ महीनों बाद राघव की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। उसे कई चीजें बेचनी पड़ी। हवेली की चमक भी अब पहले जैसी नहीं रही। उधर आशी डॉक्टर बन चुकी थी। उसकी डिग्री पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसने शहर में नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया। जिस दिन वो गांव वापस आई, पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गया। लोगों के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। एक बुजुर्ग किसान बोला, हमारी बेटी डॉक्टर बनकर लौट आई है। आज पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है बेटा। वर्षों का संघर्ष आज सफल हो चुका था। कुछ ही समय बाद आशी ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। उसके क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगा था, डॉक्टर आशी अर्जुन जन सेवा क्लिनिक। एक दिन शकुंतला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। उन्हें तुरंत क्लिनिक लाया गया। मीरा और आशी दोनों ने उन्हें देखा। कमला की आंखों में डर था। राघव सिर झुकाए खड़ा था। आशी ने बिना कुछ कहे उनका इलाज शुरू कर दिया। कई दिनों तक उनकी देखभाल की गई। कुछ समय बाद शकुंतला देवी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक दिन उन्होंने आशी का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। शकुंतला देवी बोली, बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। राघव और कमला भी सिर झुकाकर खड़े थे। कमला रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है बहन। आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर मीरा मुस्कुराई और उसने कहा, बीती बातों को पकड़ के रखने से क्या फायदा? इससे हमें सिर्फ दर्द ही मिलता है। हमने तो आप सब लोगों को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। ये सुनकर शकुंतला देवी रो पड़ी। उस दिन सालों पुरानी दूरियां खत्म हो गई। शाम को मीरा और आशी अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मीरा बोली, याद है बेटा, जब हम उस टूटी सी झोपड़ी में आए थे? हाँ माँ, अगर उस दिन हमें घर से नहीं निकाला जाता ना, तो शायद हम अपनी ताकत कभी पहचान नहीं पाते, है ना माँ? दोनों आसमान की तरफ देखने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अर्जुन कहीं दूर से मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि उसकी बेटी न सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया था, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद की एक नई मिसाल बन गई थी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां से निकाल देती है जहां हम रहना चाहते हैं, ताकि हमें वहां पहुंचा सके जहां हमें होना चाहिए। मेहनत, हिम्मत और माँ की दुआ, इन 3 चीजों के सामने कोई भी मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। धन्यवाद।